नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने 30 दिसंबर 2025 के कुछ करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। अब ऊपर ऊपर से देखें तो ये खबरें बिल्कुल अलग थलग लगती हैं। कहीं कोई नियुक्ति हो रही है, कहीं कोई सुरंग बन रही है, तो कहीं किसी को अवार्ड मिल रहा है। और हमारा काम है इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना, ये समझना कि इन घटनाओं के पीछे मतलब चल क्या रहा है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आज हम भारत की ग्लोबल इमेज से लेकर देश के अंदर हो रहे कुछ बड़े तकनीकी बदलावों और दुनिया के नक्शे पर बदलते रिश्तों तक हर चीज पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर ही काफी दिलचस्प है। हाँ, किम्बरली प्रोसेस वाली। हाँ, भारत को 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष चुना गया है। अब ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका लेना देना हीरो से है। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। किम्बरली प्रोसेस असल में एक ग्लोबल सिस्टम है जो ब्लड डायमंड्स या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे हीरे जिनकी बिक्री से किसी देश में चल रहे युद्ध या हिंसा को पैसा मिलता है, उन्हें बाजार से बाहर रखना। अच्छा, तो ये एक तरह की नैतिक पहरेदारी है हीरों के व्यापार में। लेकिन इसमें भारत का अध्यक्ष बनना इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत सिर्फ हीरों का खरीदार या विक्रेता नहीं है, हम दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है। ओह हाँ, सूरत। हाँ, दुनिया के 10 में से 9 हीरे तराशे जाने के लिए भारत आते हैं। तो जब आप सप्लाई चेन के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इस पद पर होना ये दिखाता है कि भारत कह रहा है कि हम इस नैतिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मतलब ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। चलिए इसी इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नोट्स में भारत के पहले स्वदेशी MRI स्कैनर का जिक्र है, जिसे जोहो के साथ मिलकर बनाया गया है। हाँ, और यह खबर शायद इस पूरे दस्तावेज की सबसे असरदार खबरों में से एक है। बिल्कुल, MRI मशीनें अविश्वसनीय रूप से जटिल तकनीक है और अब तक हम पूरी तरह से सीमेंस, GE, फिलिप्स जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे। और इसी वजह से ये बहुत महंगी भी होती हैं। एक MRI स्कैन कराना आज भी आम आदमी के लिए बहुत महंगा सौदा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है जोहो का नाम। सही कहा। जोहो तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मेडिकल हार्डवेयर बनाना, ये कैसे हुआ? और यही इस खबर का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ मेडिकल आत्मनिर्भरता की कहानी नहीं है, ये भारत के टेक सेक्टर के विकास की कहानी है। ये दिखाता है कि भारत की टेक इंडस्ट्री अब सिर्फ कोड लिखने या ऐप बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। वो अब हार्डवेयर में भी आ रही है। हाँ, वो अब असल दुनिया की मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला रही है। ये भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा लीप है। लेकिन क्या सिर्फ एक स्वदेशी स्कैनर बना लेना काफी है? मतलब इसे देश के हर कोने में पहुंचाने चलाने के लिए जो ट्रेन टेक्नीशियन और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, पहला प्रोटोटाइप बनाना एक बात है और उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करके देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। इसमें तो बहुत चुनौतियां होंगी। बिल्कुल, सप्लाई चेन से लेकर सर्विस नेटवर्क और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग तक बहुत कुछ करना होगा। लेकिन ये उस दिशा में पहला और सबसे मुश्किल कदम है। एक बार जब तकनीक हमारे हाथ में आ जाती है तो उसे स्केल करने के रास्ते भी निकल आते हैं। सही कहा। आत्मनिर्भरता की एक और मिसाल हमारे नोट्स में है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में लगातार टॉपर बना हुआ है। और आंकड़े भी काफी प्रभावशाली हैं। 5 लाख से ज्यादा घर और लगभग 1879 मेगावाट बिजली। हाँ। और ये सिर्फ बिजली के आंकड़े नहीं हैं, ये ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक हम सब सिर्फ बिजली के उपभोक्ता यानी कंज्यूमर थे। सही बात है, बिजली ग्रिड से आती थी और हम बिल भरते थे। बिल्कुल, लेकिन सोलर रूफटॉप के साथ ये 5 लाख घर अब उत्पादक भी बन गए हैं। इसे प्रोज्यूमर कहते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मेल। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब अब बिजली कुछ बड़े पावर प्लांट्स में नहीं बल्कि लाखों घरों की छतों पर बन रही है। हाँ, इसे ही ऊर्जा का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और सरकार की PM सूर्य घर जैसी योजनाएं इसी को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि इसके अपने चैलेंज भी हैं। जैसे जब लाखों घर एक साथ ग्रिड में बिजली वापस भेजने लगते हैं तो ग्रिड को स्थिर रखना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन जाती है। लेकिन ये भविष्य का रास्ता है और गुजरात इसमें सबसे आगे चल रहा है। चलिए अब कुछ उन चेहरों की बात करते हैं जो खबरों में रहे। PV सिंधु को BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है।
ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका महत्व सिर्फ सिंधु के करियर से कहीं ज्यादा है। एथलीट आयोग का काम खिलाड़ियों और खेल के गवर्निंग बॉडी के बीच एक पुल की तरह काम करना है। अच्छा, मतलब ये सुनिश्चित करना कि खिलाड़ियों की आवाज भी सुनी जाए। हाँ, कि खेल से जुड़े फैसले सिर्फ बंद कमरों में बैठे अधिकारी न लें। जैसे कि टूर्नामेंट का कैलेंडर बहुत ज्यादा थकाने वाला तो नहीं है, या प्राइज मनी सही है या नहीं, जी, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल। मैच के नियमों में बदलाव से लेकर खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य तक हर मुद्दे पर एथलीट आयोग अपनी राय रखता है। और जब सिंधु जैसी अनुभवी और सम्मानित खिलाड़ी इसकी अध्यक्ष बनती हैं, तो उस आवाज में और वजन आ जाता है। सही बात है। ये खेल प्रशासन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां एथलीट्स अब सिर्फ खेलने वाले नहीं, बल्कि खेल को दिशा देने वाले भी बन रहे हैं। नियुक्तियों की बात चली है तो एक और अहम नियुक्ति हुई है। उषा जानकीरामन आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी हैं। हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। आरबीआई में इस स्तर की नियुक्ति देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत मायने रखती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका बैंकिंग सेक्टर की निगरानी और नियमन से जुड़ी होती है। आसान भाषा में कहें तो ये सुनिश्चित करना कि देश के सभी बैंक नियमों का पालन कर रहे हैं और लोगों का पैसा सुरक्षित है। हाँ, मतलब ये पर्दे के पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो हमें सीधे तौर पर भले ही ना दिखे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत इसी पर टिकी होती है। सही कहा। और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जब उषा जानकीरामन जैसे अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो ये सिस्टम में स्थिरता और निरंतरता का संकेत देता है। अब एक ऐसे अवार्ड की बात करते हैं जो शायद इस लिस्ट में सबसे अप्रत्याशित है। हाँ, वो फीफा वाला। दस्तावेज के मुताबिक फीफा ने अपना पहला शांति पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप को दिया है। हाँ, ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। फीफा, जो कि एक फुटबॉल संस्था है, उसका वैश्विक शांति के क्षेत्र में पुरस्कार देना, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप को, ये खेल और राजनीति का एक बहुत ही अनोखा मेल है। अनोखा तो है, बल्कि ऐसा है कि पहली बार सुनने पर यकीन नहीं होता। एक खेल संस्था और एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ये कनेक्शन अपने आप में एक कहानी है। जरूर। और देखिए, यहाँ हमारा काम किसी भी तरह का फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हो क्या रहा है। सही है। ये घटना दिखाती है कि फीफा जैसी वैश्विक खेल संस्थाएं अब खुद को सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रखना चाहती। वे अपनी ग्लोबल पहुंच का इस्तेमाल कूटनीति और वैश्विक मामलों में अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहती हैं। एक ब्रांड एक्सटेंशन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोत में भी बताया गया है कि इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। ये एक दिलचस्प विश्लेषण है। चलिए अब संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। जी। पंजाब के जलंधर में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण मनाया गया। 150 साल, ये तो अपने आप में एक इतिहास है। 150 साल बहुत लंबा समय होता है। सोचिए, ये सम्मेलन तब से चल रहा है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, और यह आज भी जारी है। ये दिखाता है कि हमारी शास्त्रीय संगीत की परंपरा कितनी गहरी और लचीली है। बाबा हरिवल्लभ से लेकर आज के कलाकारों तक एक अटूट सांस्कृतिक धागा। बिल्कुल। एक तरफ हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जैसी 150 साल पुरानी विरासत है जो हमें हमारे अतीत से जुड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भविष्य से जुड़ने के लिए जमीन के नीचे 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहा है। वाह, क्या तुलना की है। हमारे नोट्स में तियानशान शेंगली टनल का जिक्र है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल है। और ये तुलना बहुत अच्छी है। ये दो देशों की प्राथमिकताओं को भी दिखाती है। चीन के लिए शिनजियांग जैसे दुर्गम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में ऐसी सुरंग बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। तो फिर क्या है? ये कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और उस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का एक जरिया है। मतलब ये सिर्फ दो जगहों के बीच की दूरी कम नहीं कर रही है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति की रीढ़ होते हैं। ये पश्चिमी चीन के विकास को गति देगा और चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी एक अहम कड़ी साबित होगा। और अब एक और बड़ी भू राजनीतिक खबर। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, क्योंकि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूरे समीकरण को बदल सकता है। पहले ये समझना जरूरी है कि सोमालीलैंड 1991 से ही एक डी फैक्टो यानी वास्तविक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। अच्छा, मतलब उनकी अपनी सरकार, अपनी करेंसी, सब कुछ है। हाँ, अपनी सेना भी है,
लेकिन उन्हें डी जुरे यानी कानूनी तौर पर किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली थी। तो इजराइल ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ये कदम उठाया। लेकिन इससे सोमालिया तो नाराज हुआ ही होगा, जो सोमालीलैंड को अपना हिस्सा मानता है। बिल्कुल, सोमालिया ने इसकी कड़ी आलोचना की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दूसरे देश भी इजराइल का अनुसरण करते हैं। ये एक तरह का कूटनीतिक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। हाँ, और इजराइल के लिए भी ये एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि इससे उसे लाल सागर के पास एक सहयोगी मिल जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक जटिल शतरंज की बिसात है। चलिए अब कुछ और खबरों पर तेजी से नजर डालते हैं। भारत में 2 नई एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को सरकार से एनओसी मिल गई है। एक और एयरलाइन? वही तो मैं भी सोच रहा था, क्या भारतीय एविएशन मार्केट में अभी भी जगह है जो पहले से ही इतना मुश्किल माना जाता है? ये सवाल हर किसी के मन में है। भारतीय एविएशन मार्केट कई एयरलाइंस के लिए कब्रिस्तान जैसा साबित हुआ है। एनओसी मिलना तो प्रक्रिया का सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती तो बाद में आएगी। हाँ, डीजीसीए से लाइसेंस लेना, फंड जुटाना और फिर इस बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहना। तो बड़ा सवाल ये है कि इनका बिजनेस मॉडल क्या होगा। ये तो समय ही बताएगा। अब बात करते हैं कुछ युवा प्रतिभाओं की। 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, जिसमें 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये पुरस्कार सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। ये बहादुरी, समाज सेवा, खेल, कला और विज्ञान जैसे 6 अलग-अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये समाज को एक संदेश देता है कि हर तरह की प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। जब एक 14 साल के बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिलती है, तो वो लाखों दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनता है। बिल्कुल। और हमारी लिस्ट की आखिरी खबर है 27 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के बारे में। ये दिन एक तरह का रिमाइंडर है कि नॉर्मल कितना नाजुक होता है। कोविड-19 के बाद हम सब ये जानते हैं। सही बात है। इस दिन का मकसद ये याद दिलाना है कि हमने जो कुछ भी सीखा, लॉकडाउन की मुश्किलों से लेकर वैक्सीन बनाने की रफ्तार तक, उसे हमें भूलना नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी और तैयारी का आह्वान है। ठीक कहा। ये सरकारों, वैज्ञानिकों और हम सब नागरिकों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अगली स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या अगली महामारी आएगी, सवाल ये है कि कब आएगी। तो आज हमने कई अलग अलग बिंदुओं को जोड़ा, भारत की बढ़ती वैश्विक जिम्मेदारी से लेकर स्वास्थ्य और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता तक। हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ी खेल को नई दिशा दे रही हैं। बिल्कुल सही सैम। और कैसे सोमालीलैंड जैसे क्षेत्र दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहे हैं। इन सभी खबरों में जो एक आम धागा है वो है बदलाव का। हाँ, तकनीक बदल रही है, कूटनीति बदल रही है और समाज की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है कि दुनिया 21वीं सदी में किस दिशा में जा रही है। आज जिन स्रोतों पर हमने चर्चा की उनमें एक किताब का भी जिक्र था, इन सर्विस ऑफ द नेशन, जिसे एक ब्यूरोक्रेट प्रताप सिंह ने लिखा है। तो दोस्तों, ये थे 30 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? Where is India's first megawatt scale hydrokinetic power project built? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।